फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक्स ऑफ साइक्लोट्रॉन को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो इस पर जो डेडिकेटेड है वो बनाया जा चुका है। आप इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट जो रेडियस है वो है mv/qb। ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये r क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, m क्या है, मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, v वेलोसिटी, q चार्ज यानी अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q है अमाउंट ऑफ चार्ज, B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है R = mv/qb। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R ये जो है mv, ये क्या हो जाता है, मोमेंटम। ठीक है ना। तो ये है, यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको ध्यान दें तो यहाँ हम पाएंगे कि ये जो रेडियस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेडियस जो है वो भी बढ़ेगा, वेलोसिटी अगर घट गई तो रेडियस भी घट जाएगा। यहाँ इस बात को हमें ध्यान देना है कि R और V में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर ये O है, इसका रेडियस ये R है, यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी V है। तो A पॉइंट से इस पाथ, जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सरकमफेरेंस है सर्किल का, इसको ट्रेवल करते हुए फिर से A पॉइंट पर जब चार्ज पार्टिकल्स पहुंचता है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, कितना टाइम लगा, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड दिस इज कैपिटल T इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, दिस इज 2πr अपॉन वेलोसिटी दिस b। ओके, अगर हम इसको r के वैल्यू को mv/2 इसको पुट करते हैं, r का वैल्यूएशन, तो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π mv/qb अपॉन v। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π mv/qb मल्टीप्लाइड बाई 1/v
भी कैंसिल आउट, और ये t हो जाएगा 2πm/qb। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड होगा उस चार्ज पार्टिकल्स के लिए वो होगा t = 2πm/qb। यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर, चाहे रेडियस कुछ भी हो या फिर वेलोसिटी कुछ भी हो। यानी कि वेलोसिटी और रेडियस से इस टाइम पीरियड का जो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो इसका अर्थ ये है कि अगर वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, मान लीजिए कि अभी ये चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी कुछ ये है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझें, मान लीजिए कि एक एक सर्कुलर जो ट्रेजेक्ट्री है, ये है O, ये A पॉइंट है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर/सेकेंड, और जो ये रेडियस है ये है 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, यहाँ पर देखें कि यहाँ जो रेडियस है, यहाँ जो टाइम पीरियड है, ध्यान दें तो यहाँ पर होगा कितना टाइम पीरियड, t = 2πr/v। तो 2πr, r कितना है 1, v कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 2π सेकेंड, ठीक है ना। देखिए चलिए अब हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। दूसरा फिगर देखिए कि मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह का है और ये वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गई 2 मीटर/सेकेंड, और ये रेडियस जो है ये है 2 मीटर। तो देखें इसमें टाइम पीरियड कितना होता है, t = 2πr, r कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 2, तो कितना आया टाइम पीरियड 2π सेकेंड। क्या हम देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस भी बढ़ जाता है। इस प्रोपोर्शन में बढ़ता है कि जो टाइम पीरियड है उस पर किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं आए और वो कांस्टेंट हो। मतलब अगर ये वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं तो रेडियस, जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका रेडियस बढ़ता जाता है। आफ्टर ऑल होता क्या है कि टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट। ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t। जस्ट हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/t कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा qb/2πm, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में इस तरह का ही एक जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको मूव कराया जाता है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये क्या हो गई qb/2πm, ठीक है ना। चलिए इतना समझ पाए, ठीक। अब देखिए यहाँ फिर से नोट कर लेते हैं
ये R हो गया mb अपॉन qb, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m अपॉन qb, फ्रीक्वेंसी हो गई qb अपॉन 2 पाई m। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि सेमी सर्कल में अगर हम टाइम पीरियड लें तो क्या होगा, 1 ओवर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जस्ट 2 पाई m अपॉन qb मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2, ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो t1 अपॉन 2 ये हो जाएगा पाई m qb, ठीक है। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इसको भी यहाँ नोट डाउन करते हैं, t1 ओवर 2 पाई m ओवर qb, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। यानी 4 इक्वेशन को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए साइक्लोट्रॉन देखिए इक्वेशन मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है ये 2d है, इसको हम मान लेते हैं ये d1 है और ये है d2, ठीक है ना। चलिए और ये इसको हम डीज बोलते हैं। डीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी शेप दिख रहा है और 2d है, इसलिए इसको हम डीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीज, ठीक है ना। चलिए तो साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए साइक्लोट्रॉन में हम लोग जो क्या क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात कि 2 डीज यूज करते हैं। और इस डीज के ऊपर आप ऐसा समझें कि इसके ऊपर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं, तो नॉर्थ पोल है ये और ये है साउथ पोल। तो यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स कि हम ये अंडरस्टूड है कि हमको सर्कुलर मोशन कराने के लिए, चार्ज पार्टिकल्स को सर्कुलर मोशन कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को और जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा रखना है, दोनों को परपेंडिकुलर रखना है। तो यहाँ जो चार्ज पार्टिकल्स का मोशन होगा उसको हम और इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका कारण हम चूंकि पता है कि जब ऐसी स्थिति होती, इसी स्थिति में सर्कुलर मोशन होता है। अन्य स्थितियों में कभी हेलिकल हो जाता है या फिर कभी लीनियर यूनिफॉर्म मोशन करता है चार्ज पार्टिकल्स। तो हमको ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यही कारण है कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और वर्टिकली करते हैं। क्लियर है, इसलिए इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम लोग डीज लेते हैं वो लेते हैं मेटालिक रख लेते हैं। क्यों लेते हैं मेटालिक हॉलो, ठीक है ना।
मेटालिक होलो रखते हैं, एक तरह का होलो चैम्बर कह सकते हैं इसको, होलो चैम्बर बनाते हैं। मेटालिक होलो चैम्बर क्यों बनाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें पता, अभी यहाँ पर हम एक ऑसिलेटर को प्रोड्यूस करने वाले हैं, एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी को, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इस डीज को। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है कि जो लॉरेंज फोर्स टोटल क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको यहाँ इसके भीतर हमको पता है, गॉस ने बताया है, गॉस सर के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त है कि किसी भी मेटालिक स्फीयर के जो भीतर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो इसी कारण से हम मेटालिक होलो चैम्बर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब जो है ये मेटालिक डीज है और इसको एक सोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स। ये सोर्स AC, ये सिंबल AC को ही प्रदर्शित करता है। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑसिलेटर भी इसको कह सकते हैं। ये क्या करता है कि यहाँ पर ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, यानी कि ये इसको वोल्टेज प्रदान करता है। चलिए, तो होगा क्या कि ये कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इस पूरे चैम्बर को, इस पूरे चैम्बर को हम इवैक्यूएटेड कर देते हैं, ठीक है ना। इसका कितना है 10⁻⁻6 mmHg। हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे इसको, इसके भीतर से जो हवा है वो पूरा उसको हम निर्वातित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर जब चार्ज पार्टिकल्स का मोशन होगा तो जो इसके भीतर में हवा यानी कि एयर पार्टिकल्स से कलिजन ना हो, तो कलिजन होगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कुछ लॉस ऑफ एनर्जी भी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम जाएगी, रिटार्डेशन हो सकता है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि इसके भीतर जो है वो वहाँ का जो ये जो देते हैं 10⁻⁻6 mm पारे का जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आगे है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल ये है ऊपर में और साउथ पोल इसके नीचे में है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब भीतर की ओर जा रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे जा रहा है और यहाँ पर ये डीज है, आप ऐसे समझे कि ऊपर से नीचे आ रहा है और ये डीज है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम आयंस, यहाँ एक छेद मान लेते हैं S है, यहाँ पे एक ये चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमको प्रोटॉन चाहिए होता है तो हम जो है क्या करते हैं उसको, देखिए, अगर हमको अल्फा पार्टिकल चाहिए होता है तो हम हीलियम गैस को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर हमको ड्यूट्रॉन चाहिए होता है, देखिए, अगर हमको ड्यूट्रॉन चाहिए होता है तो हम ड्यूटेरियम को प्रयोग करते हैं। अगर हमें प्रोटॉन चाहिए होता है तो हम हाइड्रोजन को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, उसको वेलोसिटी उस समय v वेलोसिटी है, इसने v वेलोसिटी अटेन किया है, इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है वो v।
ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि जो ये ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर सपोज करिए कि अभी यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो प्लस है, और यहाँ जो पोलैरिटी है वो माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, उस समय मान लेते हैं कि इसने वोल्टेज दिया V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इसने दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो इस चार्ज पार्टिकल्स को एनर्जी कितनी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी Q V जूल, ठीक है। तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स को है इस समय एनर्जी मिली Q V जूल, क्लियर। चलिए अब इस एनर्जी के साथ इसको क्या होगा कि ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ये मोशन यहाँ किया, ठीक है ना, ये जो मोशन किया, देखिए सपोज कीजिए कि ये मोशन ऐसे किया, तो यहाँ जो मोशन किया तो अब इसके जैसे भीतर गया, देखिए ध्यान से समझना चाहिए आप इसको। ये मोशन किया इधर, क्योंकि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर मोशन किया तो भीतर में क्या होगा, भीतर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। हमको पता है कि जो लॉरेंज फोर्स है, आप ऐसा समझिए, ये जो लॉरेंज फोर्स क्या था, लॉरेंज फोर्स था QE एज ए वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर, ये था। अगर हम Q को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ये था लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लॉरेंज फोर्स के लिए यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेटालिक प्लेट के भीतर खोखले भाग में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होगा इसके खोखले भाग में तो होगा कौन, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है, क्रॉस है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो यहाँ क्या होगा कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करके सपोज करिए कि यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहुँचा तो ऑलरेडी फील्ड तो इस तरफ डायरेक्टेड अगर होता तो क्या होगा, ये फिर से जो है इसका ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ठीक है, इसी समय में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये जो ऑसिलेटर इसी काम को करता है कि ठीक उसी समय में इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। अब क्या हुआ, अब ये बना माइनस माइनस माइनस, और उस साइड बन गया ये प्लस 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 प्लस। अब क्या होगा, अब ये इसको फिर से जो है, जो इसकी एनर्जी होगी इसको फिर से प्राप्त होगी एनर्जी QV जूल, और एनर्जी इसको मिलेगी तो इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो अभी हमको पता है कि वो रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना है, तो इसका रेडियस फिर से बढ़ जाएगा। तो ये रेडियस बढ़ेगा कुछ इस तरह से। फिर यहाँ आया, फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर पोलैरिटी चेंज हो गई तो इस साइड हो गया निगेटिव, इस साइड हो गया पॉजिटिव। फिर इसको QV एनर्जी मिलेगी QV, और फिर वो क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण इसका रेडियस बड़ा होगा, और फिर ये बड़े रेडियस के साथ
फिर इस तरह से मूव करेगा। फिर ये यहाँ पर आने के बाद फिर इसको इस तरह से, मतलब यही प्रक्रम चलता जाएगा। एट लास्ट क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल्स जो रिम है, जो यहाँ का जो सबसे बाहरी जो एरिया है, इसको हम कहते हैं रीम ऑफ द डीज, यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद ये एक डिफ्लेक्टर लगा होता है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है यहाँ पे, और इसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और एट लास्ट क्या होगा, इस तरह से आता हुआ ये इधर निकल जाए, और ये बहुत ज़्यादा इसमें पास एनर्जी होती है, ठीक है ना। और ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होता है। और ये जो मेरा जिस पर्पस से हम इसको साइक्लोट्रॉन को इसमें साइक्लोट्रॉन में इस चार्ज पार्टिकल्स को यूज किए हैं, उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो टारगेट जो भी वर्क है, टारगेट जो भी पार्टिकल्स है उसको हिट करता है। तो स्टूडेंट्स, ये ही एक सामान्य प्रक्रिया है जो साइक्लोट्रॉन में होती है। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है इसका बेसिक्स प्रिंसिपल क्या है? जो प्रिंसिपल है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो प्रिंसिपल क्या है वो T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका जो रेडियस है और इसकी वेलोसिटी दोनों से टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें हम कि यहाँ होता क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज करिए कि आप ये यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, ये सपोज करिए कि ऑसिलेटर जो है ठीक उसी समय में पोलरिटी चेंज करता है जिस समय कि चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पहुँचता है, फिर चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पहुँचता है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो सिंक्रोलॉजी है, जो एक साथ दोनों काम होता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये काम होता रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कभी मान लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है इस दोनों में कुछ ना कुछ डिविएशन हो, तो इसको हम 2-3 तरीके से करते हैं मैनेज। एक मैनेजमेंट तो हम करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फ्लक्चुएट करके, ठीक है। तो उसको फ्लक्चुएट करके अगर हम करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है, देखिए यहाँ पर अगर हम मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या होता है, उस साइक्लोट्रॉन का नाम होता है, देखिए सिंक्रोट्रॉन। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मैनेज करते हैं, ठीक है, किस लिए? फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो वैसी व्यवस्था कहलाती है। उस तरह का जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। क्लियर है? और अगर हम ऑसिलेटर को, यानी जो मेरा अल्टरनेटिंग सोर्स है, इस सोर्स को अगर हम मैनेज करते हैं, हालांकि नॉर्मली ये जो सोर्स होता है, ये सोर्स 10 to 15 मेगाहर्ट्ज का होता है, और जो हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं वो 10 to the power 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो ये जो ऑसिलेटर का अगर मैनेज करते हैं उसको, अल्टरनेटिंग सोर्स को, तब उस तरह की जो व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि साइक्लोट्रॉन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड
को हम कुछ मैनेज करते हैं तो उस तरह के साइक्लोट्रॉन को हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। और अगर जो मेरा ऑसिलेटर है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करते हैं तो वैसे साइक्लोट्रॉन को क्या कहते हैं? सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अमॉन्ग साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन एंड सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या लिमिटेशन है? इसका लिमिटेशन है कि सबसे पहली बात तो ये अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा। अनचार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेगा। इज नॉट एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां काम करेगा, इलेक्ट्रिक वो जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा? चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है, तो ये काम नहीं करेगा, यानी न्यूट्रॉन को हम नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो लाइट है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हैवी, ये सिर्फ ये क्या करेगा? हैवी चार्ज्ड particles can be accelerated। ठीक है ना? यानी जैसे कि प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम can't be accelerated। इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इसका एक लिमिटेशन है। क्यों ऐसा? इसलिए कि इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ को हम लोग थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी है, ये है 12mv²। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा? 1/2 मान लेते हैं कि m जो है वो है, सपोज करिए कि 400 kg और v है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 2²। ये कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 400 इंटू 4। ये 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 800 जूल। ठीक है? मान लीजिए कि K1 काइनेटिक एनर्जी है, ये m1, ये v1। दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। मान लीजिए कि ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी K2, यहाँ होगा हाफ m2 v2²। यहाँ पर 1/2 मास है 1 kg और वेलोसिटी हम कितना दें जो हमको मिल जाए 800 जूल। यहाँ ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि इतनी ही एनर्जी प्राप्त करने के लिए जिसका मास 1 kg है, देखिए यहाँ मास है 400 kg, यहाँ है 1 kg, तो हमको वहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी देनी होगी? जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ वेलोसिटी हमको कितनी देनी होगी? यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी देनी होगी हमको ताकि मेरा जो है ये 800 जूल हो? तो वेलोसिटी कितनी देनी होगी? आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना? इसका वेलोसिटी अगर हम देते हैं 40
1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 40 का इसका, ठीक है, तो 1600 तो 800 जूल हो गया। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी देना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, जबकि यहाँ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसको जो मेरा ऑप्टिमाइज्ड जो भी काइनेटिक एनर्जी जो हमको चाहिए, जो हमारी नीड है, उस एनर्जी को देने के लिए वेलोसिटी कम देनी पड़ सकती है तुलना में जो लाइट ऑब्जेक्ट है, जो मतलब उस ऑब्जेक्ट की तुलना में कम जिसका मास है, तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। तो जो प्रोटॉन है लगभग इलेक्ट्रॉन से 1835 यानी कि 1835 टाइम्स हैवियर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा देनी होगी, और ये अगर कभी लाइट के वेलोसिटी को अटेन कर लिया, उसको अप्रोच किया, तो इसका क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ जाएगा तो ये जो है यही लिमिटेशन है साइक्लोट्रॉन का, वो नहीं हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कि इसका एक लिमिटेशन क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को देखिए, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर रेस्ट मास मान लेते हैं m0, तो ये होता है रिलेटिविस्टिक मास m ओवर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं तो ये हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हो जाएगा QB, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई m0, एक मिनट, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है इस रिलेशन को देखिए, तो यहाँ f होगा क्या, f हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m0 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा f इज इक्वल टू QB, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपको 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 2 पाई m0। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। ये फ्रीक्वेंसी हमको क्या दिखलाती है कि अगर यहाँ ये जो c है, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ क्या होगा कि अगर वेलोसिटी बढ़ती जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, ये जो B है और ये दोनों को ऐसा B को मैनेज करते हैं कि रिजल्ट जो है B और V का, ये इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो m0 है अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये जो m है इसको हम कहते हैं m0 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m0 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ये गामा, ठीक है, ये हुआ m0, जहाँ 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम कहते हैं लॉरेंज फैक्टर, लॉरेंज फैक्टर। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो है ये साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम डीज लेते हैं, 2 डीज, और मैग्नेट को इस तरह से रखते हैं वर्टिकल, ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके,
और ये मोशन आप ऐसा समझें जैसे कि आपने मैक्सो या फिर मार्टिन कॉइल को जो देखा है, ठीक है, उस कॉइल का जो मोशन होता है वो किस तरह का कॉइल बना हुआ होता है, उस पर आप समझिए कि एक चींटी चढ़ी हुई है और चींटी भीतर से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ मोशन कहलाता है। इस तरह का जो मोशन होता है ये इस तरह का मोशन है, इस तरह का मोशन, इस तरह का मोशन, इसी तरह का ना कॉइल होता है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल मोशन, स्पाइरल मोशन। तो बस मेरा उद्देश्य बस इतना है कि हम इस स्पाइरल मोशन को प्राप्त करें, जिससे कि एनर्जेटिक हो जाएगा जो चार्ज पार्टिकल्स है और टारगेट को हिट करेगा। तो बस इसके लिए वही करना पड़ता है कि डीज के वर्टिकल रखें हम मैग्नेटिक फील्ड को, और हम मेटल का लेंगे क्योंकि उसमें भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जिसके कारण जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगा और वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करता जाता है और हर बार पोलरिटी चेंज होती जाती है और फाइनली वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है और वहाँ एक डिफ्लेक्टर प्लेट लगा होता है जिस होकर के कि वो जो रिम है वो डीज का उस होकर बाहर निकलता है और टारगेट को हिट करता है। तो ये सारा कंसेप्ट है जो साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करिए और मैं उसे आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।